साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोषण अभियान के लिए आवंटित राशि का कम उपयोग किया गया है। इसके संबंध में जो न्यूज है उसके बारे में देखिए। शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पोषण अभियान, जिसका पूरा नाम है समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना, की कुल निधियों के कम उपयोग एवं जमीनी परिणामों के आधार पर अप्रभावी होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय निधियों से पोषण अभियान के लिए जारी की गई कुल निधियों का केवल 56% ही उपयोग किया गया है। साथ ही किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने पोषण अभियान के लिए अपनी निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। तो जो स्थायी समिति है उसने जो सिफारिशें की, उन सिफारिशों को देखें तो इसमें पहला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के निकट बनाए गए राष्ट्रीय पोषण पार्क की तर्ज पर देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी से राष्ट्रीय पोषण पार्क का निर्माण किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए आयुर्वेदिक पौधों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तीसरा, देश के अधिकतम कुपोषण आबादी वाले जिलों की पहचान करना और कुपोषण उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। चौथा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन के पैकेट सुनिश्चित करने हेतु एक सतर्क निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही अति कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। नए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का प्रभावी कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सक्रिय भागीदारी और सम्मिलित कार्रवाई के साथ पोषण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाना चाहिए। अब पोषण अभियान के बारे में थोड़ी बात करें तो पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। अभियान का लक्ष्य ठिगनापन, अल्प पोषण एवं एनीमिया छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के मध्य होता है अधिकांशतः, इनको कम करना और जन्म के समय अल्प वजन की समस्या को क्रमशः 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना, ये लक्ष्य है। तो इसमें वर्ष 2022 तक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनेपन को 38.4% से लेकर 25% तक कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पोषण 2.0 के तहत सहक्रियाओं का दोहन करने के लिए कई संबंधित योजनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त कुपोषण हॉट स्पॉट की पहचान की जा रही है और 112 आकांक्षी जिलों स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। अगला बात कर लेते हैं। राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई है। तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि पूर्व कोरोना काल प्री कोविड के दौरान मोबाइल गेमिंग पर व्यतीत किए जाने वाला साप्ताहिक समय जो है वो 2.5 घंटे था। यह लॉकडाउन की अवधि के दौरान बढ़कर के 4 घंटा हो गया था। ऑनलाइन गेमिंग के खतरे से करोड़ों युवाओं के आदी होने पर भी चिंता प्रकट की गई है। ऑनलाइन गेम उन खेलों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी न किसी रूप में खेले जाते हैं। इनमें से अधिकतर इंटरनेट के माध्यम से खेले जाते हैं, जैसे लूडो किंग्स, रमी, पोकर, ड्रीम 11 आदि से कुछ उदाहरण हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 15,500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लाइमलाइट नेटवर्क्स द्वारा वर्ष 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में गेमर की संख्या के मामले में दक्षिण कोरिया के बाद भारत दूसरे स्थान पर था। गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। WHO की परिभाषा के अनुसार जिस व्यक्ति को गेमिंग डिसऑर्डर है वह कम से कम 12 महीने तक निम्नलिखित लक्षणों को प्रकट करेगा। इसमें पहला, उसकी गेमिंग आदतों पर नियंत्रण की कमी। दूसरा, अन्य रुचियों और गतिविधियों के ऊपर गेमिंग को प्राथमिकता देना। तीसरा, इसके नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेमिंग को जारी रखना आदि। गेमिंग डिसऑर्डर शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षति पहुंचाते हैं। ये नींद, भूख, कैरियर और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाने का कारण भी बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं।
पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अर्थात शॉर्ट में कहें तो PPVFRA ने आलू की किस्म पर पेप्सिको के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR को रद्द किया है। तो देखिए, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पेप्सिको को आलू की किस्म, इस किस्म का नाम क्या है, FL 2027 पर दिए गए पौध किस्म संरक्षण PVP प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। वर्ष 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ भारतीय किसानों पर FC5 आलू की किस्म की कृषि करने के लिए मुकदमा दायर किया था। जो FC5 है, ये किस्म जो है, इसमें आलू के चिप्स जैसे स्नैक्स बनाने के लिए नमी की बहुत कम मात्रा होती है। निरसन के लिए बताए गए कारणों में जो ये इनका कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र रद्द किया गया है, उसके कारणों में पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रासंगिक जानकारी की कमी, कंपनी द्वारा गलत सूचना और अंततः अनुदान का सार्वजनिक हित में नहीं होना शामिल है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PPVFRA को वर्ष 2001 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 1995 में भारत के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद भारतीय कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकारों का सूत्रपात करना था। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं अर्थात ट्रिप्स पर समझौते को लागू करने के लिए सहमत दी गई। अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी यदि बात करें तो ब्रीडर्स के पास संरक्षित किस्म के उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात का विशेष अधिकार होगा। दूसरा, प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए शोधकर्ता इस अधिनियम के तहत किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, वह किसान जिसने एक नई किस्म को विकसित किया है वह उस किस्म के ब्रीडर के रूप में पंजीकरण व संरक्षण का पात्र है। इस निर्णय के तहत PPVFRA अधिनियम की धारा 39 में निहित किसानों की बीज स्वतंत्रता को कायम रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं सरकारी प्रणालियों में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति। तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के उद्देश्य से यह रणनीति जारी की है। इसकी संरचना से जुड़े मुख्य बिंदु की बात करें तो व्यापक पैमाने पर नागरिक सेवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में एप्लीकेशन के विकास को सक्षम करने के लिए भौगोलिक रूप से वितरित राष्ट्रीय स्तर के साझा बुनियादी ढांचे के रूप में एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क NBF का निर्माण करना। दूसरा, एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन एज ए सर्विस का सृजन करना। तो इसके तहत ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस की NBF अर्थात राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पर व्यापक पैमाने पर मेजबानी या होस्टिंग की जाएगी। इस प्रकार ब्लॉकचेन एज ए सर्विस का सृजन होगा। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र श्रृंखला के लिए ब्लॉकचेन एप्लीकेशन आदि। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, राज्यों, शिक्षा व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक ब्लॉकचेन सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं को ई-साइन, ई-प्रमाण और डिजी लॉकर जैसे ब्लॉकचेन में एकीकृत किया जाएगा। NBF अर्थात राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के लिए बहुसंस्थागत दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाएगा। इसमें फ्रेमवर्क के अनुसंधान एवं विकास के लिए CDAC की सेवाएं ली जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे की मेजबानी और एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड द्वारा किया जाएगा। एक ब्लॉकचेन वास्तव में लेन देन का एक डिजिटल बही खाता होता है। इसे ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के संपूर्ण नेटवर्क में प्रतिरूपित या डुप्लीकेटेड और वितरित किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM का व्यापक विस्तार करने की योजना बनाई है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2018 से 24 कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के 100 शहरों में अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग 3 गुना करना है। UNDP ने हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सहित अन्यों के साथ साझेदारी में इस परियोजना को आरंभ किया है। इसका लक्ष्य भारत में पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए मौजूदा प्रणालियों को आधार के रूप में उपयोग करना है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा। अब तक
83,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया जा चुका है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संस्थागत करने के प्रयास में यह परियोजना 5,500 सफाई साथियों तक पहुंच गई है। 9,000 सफाई साथियों की मदद के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उत्थान आरंभ किया गया था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल प्लास्टिक अपशिष्ट सहित कचरे में व्यापक वृद्धि के बाद इस कार्यक्रम में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग के साथ भी कार्य कर रहा है। साथ ही उसने संयुक्त रूप से स्थानीय नगर पालिकाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र के लिए भी एक हैंडबुक मॉडल विकसित किया है। इसमें है क्या, हैंडबुक में संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों को प्रतिनिधित्व देकर और चर्चा करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का व्यापक अवलोकन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे जो कुछ सुर्खियों में चीज़ें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 के बारे में। तो देखिए, सरकार ने इस विधेयक को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा एक शासी परिषद अर्थात गवर्निंग काउंसिल स्थापित करने एवं इसकी संरचना के उद्देश्य से पेश किया है। यह 6 अन्य राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। ठीक है, ये 6 संस्थान कौन से हैं? अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली। तो उत्तर प्रदेश में एक है आपका रायबरेली। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान क्या होता है? तो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान एक अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान को संदर्भित करता है। इसके पास परीक्षा आयोजित करने तथा डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक पदवियां या उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होती है। आगे चलते हैं ई वोटिंग के बारे में। तो कानून मंत्री द्वारा लोकसभा को सूचित किया गया कि सरकार का आगामी आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये ई वोटिंग होता क्या है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? तो ई वोटिंग मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर जाए बिना दूर शहरों से मतदान करने की सुविधा देता है। डाले गए एनक्रिप्टेड सुदूर वोटों को पूर्व मतगणना चरण में मान्य किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न तो डिक्रिप्ट किया गया है और न ही छेड़छाड़ की गई है या प्रतिस्थापित किया गया है। इसका लाभ क्या है? यह भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करता है और मतदाताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही पात्र मतदाताओं को शामिल करने में मदद करता है और मतदान संख्या में वृद्धि करता है। चिंताएं क्या हैं? विश्वसनीयता के मुद्दे, साइबर जोखिम और गोपनीयता का मुद्दा। आगे बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम NESRIP। इस कार्यक्रम को वर्ष 2011 में स्वीकृत किया गया था। यह 6 पूर्वोत्तर राज्यों कौन कौन से? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें देखिए नागालैंड नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो यह 6 पूर्वोत्तर राज्यों में अगस्त 2022 तक 433.42 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण उन्नयन की परिकल्पना करता है। इसे एशियाई विकास बैंक से प्राप्त 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के साथ 1353.83 करोड़ की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। नवीनतम जानकारी के अनुसार त्रिपुरा में एक सड़क को छोड़कर सभी सड़क परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। त्रिपुरा की सड़क को NESRIP के तहत फरवरी 2022 तक पूरा किया जाना है। आगे बात कर लेते हैं अनुपूरक अनुदान के बारे में। तो संसद के समक्ष पेश की गई अनुदान की अनुपूरक मांग के अनुसार सरकार ने एयर इंडिया के कर्ज देनदारियों और कुछ गैर प्रमुख संपत्ति रखने वाली कंपनी को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की निधि प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है। इस कंपनी को एयर इंडिया के निजीकरण से पहले उसकी बैलेंस शीट को सही करने के लिए स्थापित किया गया था। सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। इस अनुदान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत किया गया है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC के बारे में। तो देखिए NCMC ने चक्रवात जवाद की तैयारियों पर बैठक बुलाई है। चक्रवात जवाद का नाम सऊदी अरब ने रखा, इसका अर्थ है उदार या दयालु होता है। NCMC अर्थात राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति सरकार द्वारा गठित एक समिति है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर राहत उपायों एवं कार्यों का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन करना है। इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव करते हैं। आगे बात कर लेते हैं खरमोर पक्षी या जिसे लेशर फ्लोरिकन कहते हैं। तो राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले तक पहली बार देश में खरमोर
के सबसे लंबे प्रवास मार्ग का पता लगाया गया है। खरमोर पक्षी गोडावड़ पक्षी समूह से संबंधित है जो लंबी घास के मैदानों में पाए जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने उनके लिए एक रिकवरी कार्यक्रम आरंभ किया है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ये मानसून के मौसम में प्रजनन करते हैं और बाद में अपने चूजों के साथ अज्ञात स्थानों पर चले जाते हैं। आयुष्मान की रेड लिस्ट में इनकी यदि स्थिति की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, खरमोर पक्षी या लेसर फ्लोरिकन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आगे बात कर लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक की। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के दौरान युद्ध विराम का आग्रह किया है। 193 देशों के वैश्विक निकाय द्वारा सर्वसम्मत से अपनाए गए एक संकल्प में एकेचेरिया की प्राचीन ग्रीक परंपरा का स्मरण किया गया है। इसमें एक शांतिपूर्ण वातावरण को प्रोत्साहित करने और खेलों में एथलीटों को के सुरक्षित मार्ग एवं भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ओलंपिक युद्ध विराम का आह्वान किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट आयोजन है। यह बर्फ व हिम, आइस और स्नो पर खेले जाने वाले खेलों के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन वर्ष 1924 में फ्रांस के शैमानिक्स में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन गोवा के लोगों को बधाई दी है। वह सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों में से एक थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर वह 1542 ईस्वी में गोवा पहुंचे थे। व्यक्तित्व के इनके प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो धार्मिक दर्शन, ईश्वर एवं मानव जाति की सेवा, सद्भाव और भाईचारे की भावना आदि। जेवियर ने जेसुइट मिशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था। 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि होती है। बेसिलिका के बोम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में इतने करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।